नमस्कार साथी, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में और मैं नितिन वर्मा। आज हम वायरस का जो टॉपिक चल रहा था, पिछले सेशन में हमने वायरस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था, कुछ माप के बारे में बता दिया था। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वायरस उन रोगों के बारे में किसने खोजा था सबसे पहले, उन साइंटिस्ट के नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो साइंटिस्ट हैं, पहले साइंटिस्ट हैं लियोफुलर और फ्राश, लियोफुलर तथा फ्राश। इन्होंने 1897 में खुरपका मुंहपका फूट एंड माउथ डिसीज़, इसके बारे में इन्होंने खोजा था। इन्होंने जर्मनी के पशुओं में, ये जर्मनी के थे, जर्मनी के पशुओं में खुरपका मुंहपका फूट एंड माउथ डिसीज़ रोग के बारे में पता लगाया था। तो खुरपका मुंहपका जो माउथ डिसीज़ है, फूट एंड माउथ डिसीज़ जो है, इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया? लियोफुलर और फ्राश ने। दूसरे साइंटिस्ट हैं वाल्टर रीड। इन्होंने 1902 में पीतज्वर तथा पीतज्वर वायरसेस, ये एक वायरस है जिससे पीतज्वर वायरस नामक येलो फीवर नामक डिसीज़ हो जाती है। तो यह इसे किसने खोजा था? इसको वाल्टर रीड ने 1902 में खोजा था। तो अगला है मुर्गियों में कैंसर। तो मुर्गियों में जो कैंसर वाला जो रोग है, कैंसर जो हो जाता है, वो वायरस की डिसीज़ के कारण हो जाता है। वायरस हैं उनके कारण ही कैंसर होता है। तो मुर्गियों में जो कैंसर के बारे में खोजा था 1902 में खोजा था। किसने खोजा था? पेटन राउस ने। पेटन राउस जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1909 में मुर्गी में होने वाले कैंसर के बारे में पता लगाया था। नेक्स्ट है लैंडस्टीनर तथा पोपर। इन्होंने 1909 में ही खोजा था क्या? पोलियो वायरस की जो खोज की थी लैंडस्टीनर तथा पोपर ने की थी। ठीक है। टॉर्ट एंड डी हैरेल जो उन्होंने 1915 में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अपना भक्षण करता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर भक्षण करता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, भक्षण करके उसको नष्ट कर देता है। तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज की जो खोज की थी सबसे पहले टॉर्ट एंड डी हैरेल ने की थी, 1915 में की थी। ठीक है। तो इससे के आगे अब हम वायरस की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं विषाणु की संरचना और संगठन के बारे में। तो हम इसमें पढ़ेंगे विषाणुओं की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो विषाणु जो होते हैं, उनका एक विषाणु मतलब एक कण जो होता है विषाणुओं का, एक कण, उसे हम कहते हैं विरियॉन। विरियॉन कहते हैं एक कण को। विषाणु का एक कण विरियॉन कहलाता है। और विरियॉन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो बाहर की तरफ खोल होता है कैप्सिड, और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना होता है विरियॉन। विषाणु का एक कण जो विरियॉन कहलाता है, और विरियॉन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कैप्सिड और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। तो पहला नाम है कैप्सिड, जो कि एक आवरण होता है, पूरे वायरस को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का बना हुआ होता है। सही है। तो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और कैप्सिड जो है वो कई सारी इकाइयों, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। और प्रत्येक एक भाग को कैप्सोमियर कहते हैं। जैसे कि हम अभी आगे आपको टीएमबी की संरचना बनाकर बताएंगे। टीएमबी की संरचना में क्या है? टीएमबी की संरचना जो है उसमें क्या होता है कि इस तरह की संरचना होती है। ये एक एक कैप्सोमियर होते हैं। ये ऐसी संरचना है, किसकी है? टीएमबी की। तो एक जो इस तरह का बना हुआ है, ये इसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर कहते हैं। इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, ऐसे करके आरएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल होता है और ये आरएनए होता है।
न्यूक्लिक अम्ल होता है, और कैप्सोमियर जो होती है एक इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। एक छोटी सी इकाई जो होती है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। दूसरा आता है न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए, जैसे कि टीएमबी में टोबैको मोज़ेक वायरस है, तंबाकू जो मोज़ेक विषाणु है, इसमें आरएनए पाया जाता है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। जितने भी वायरस होते हैं उनमें से उनमें या तो कोई आरएनए होगा या कोई डीएनए होगा, दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में कि इसमें जैसे कि कोई भी विषाणु है उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है, दोनों होती हैं, एक होता है आरएनए होता है, डीएनए होता है, या दोनों एक साथ होते हैं एक ही विषाणु में। तो उसमें जो है अगर ये ऑप्शन आता है कि दोनों एक साथ होते हैं, वो गलत है ऑप्शन, क्योंकि किसी भी विषाणु में दोनों आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ नहीं होते हैं, कोई एक ही होता है एक विषाणु में। तो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। मान लीजिए जैसे कि 4 प्रकार के होते हैं कि अगर आरएनए हुआ तो 2 स्ट्रैंड वाला आरएनए हो सकता है, 1 स्ट्रैंड वाला आरएनए हो सकता है। अगर डीएनए हुआ तो डीएनए भी 2 स्ट्रैंड वाला हो सकता है या 1 स्ट्रैंड वाला हो सकता है, एक श्रृंखला वाला हो सकता है। तो ये जो है एसएसआरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, अर्थात एक श्रृंखला वाला आरएनए जो होता है वो किन किन विषाणुओं में होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में, इन्फ्लुएंजा वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। गलसुआ जो गले में गलसुआ हो जाते हैं, इन गलसुओं में का जो वायरस के कारण होता है और वायरस विषाणु के कारण होता है, इन विषाणुओं में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक श्रृंखलीय आरएनए होता है। ऐसे ही मस्तिष्क शोध मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोध कहते हैं मेनिंजाइटिस को, जिसमें जो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, और ये विषाणु जो है उसका वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, एसएसआरएनए होता है, एक श्रृंखलीय आरएनए वाला होता है। दूसरा आरएनए जो होता है वो कुछ ऐसे विषाणु होती हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, मतलब द्विश्रृंखलीय आरएनए होते हैं। वो कौन कौन से विषाणु हैं, जुकाम वाला विषाणु है। जुकाम जो होता है, जुकाम हो जाता है, ये विषाणु के कारण होता है, और जुकाम वाला जो विषाणु है उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, द्विश्रृंखलीय आरएनए पाया जाता है। कुछ पौधों के विषाणु भी होती हैं जिनमें द्विश्रृंखलीय आरएनए पाया जाता है। अब डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अर्थात एक श्रृंखलीय डीएनए किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज मैंने बताया, जिसकी बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर अपना भक्षण करता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ऐसे विषाणु को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इन बैक्टीरियोफेज विषाणुओं में कैसा डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एसएस डीएनए होता है, एक श्रृंखलीय डीएनए पाया जाता है। लास्ट में आता है डीएनए की दूसरी जो है तरीका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अर्थात द्विश्रृंखलीय डीएनए। द्विश्रृंखलीय डीएनए जो है वो किस में पाया जाता है, उसका उदाहरण है चेचक और खसरा। चेचक के विषाणु में और खसरे के विषाणु में द्विश्रृंखलीय डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार जो डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही पाया जाता है विषाणु के अंदर, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अगर आरएनए है तो या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तो इस प्रकार आरएनए या डीएनए में से कोई एक ही न्यूक्लिक अम्ल विषाणु के अंदर पाया जाता है। लेकिन कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और वो चारों तरफ से खोल बना हुआ आवरण बना कर रखता है, न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ आवरण बना कर रखता है। और कैप्सिड की एक इकाई को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है और इसकी इकाई एक कैप्सोमियर कहलाती है। अब इसके बाद आता है आवरण के बारे में, कि वायरसों का आवरण कैसा होता है। वायरस तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कैसा होता है। कुछ जंतु वायरसेस में कैप्सिड के बाहर एक आवरण होता है। आवरणीय सजीव कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवकला के समान द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, जिसमें अनेक प्रोटीन अणु निलंबित रहते हैं। ऐसे आवरण को लिपोप्रोटीन आवरण कहते हैं।
इसकी बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, जिन्हें पेप्लोमर कहते हैं। इन स्पाइकों में कशेरुकों के लाल रुधिराणुओं को परस्पर चिपकाने वाले प्रोटीन होते हैं। लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी को चिपकाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ये दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एग्लूटिनिक्स और तथा न्यूरामिनिडेज। तो दो प्रकार के होते हैं, न्यूरामिनिडेज और एग्लूटिनिन्स। ये प्रोटीन वायरस संक्रमण के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे कि वायरस का संक्रमण हो सके, किसी जीव के ऊपर उसका संक्रमण हो सके। आवरण युक्त जंतु वायरसों से इस आवरण को हटाने पर इसकी संक्रमण क्षमता नहीं रहती है अगर इस आवरण को हटा लिया है। किस आवरण को? जो प्रोटीन का बना हुआ है, और किसका बना हुआ है? एग्लूटिनिन प्रोटीन का बना हुआ है और न्यूरामिनिडेज प्रोटीन का बना हुआ है। इस आवरण को अगर हम हटा लें तो इसकी कोई क्षमता नहीं रह जाती है। कुछ जंतु वायरसेस में आवरण नहीं होता है, इन्हें नग्न वायरस कहते हैं। इकोसाहेड्रल वायरस नग्न होते हैं। इकोसाहेड्रल विषफलकीय वायरस जो होते हैं नग्न होते हैं। सभी कुंडलाकार जंतु वायरसों पर लिपोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है। तो इसमें जो मेन बात होती है वो मेन बात ये है कि जो बाहरी सतह होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन के आवरण होता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण होता है और ग्लाइकोप्रोटीन को उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। ये क्या है? स्पाइक्स, स्पाइक है ये। तो ये स्पाइक हैं, ये किसके बने हुए हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। ये आवरण जो है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, स्पाइक भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन स्पाइक को क्या कहते हैं? पेप्लोमर। इन स्पाइक को हम क्या कहते हैं? पेप्लोमर। सही है, पेप्लोमर कहते हैं स्पाइक को। और ये घुंडी सी दिखाई दे रही है स्पाइक में, ये घुंडी सी जो है ये किससे करते हैं? आरबीसी से चिपक जाती हैं। जो जंतुओं में आरबीसी होता है रुधिर के अंदर, उन रुधिर में आरबीसी उनके साथ ये चिपक जाती हैं, चिपकने में सहायता करते हैं। क्योंकि इनमें जो क्यों सहायता करते हैं? क्योंकि इन स्पाइक्स में की घुंटियों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? एग्लूटिनिन्स